पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि बार-बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा बांग्लादेश में भी हुआ है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसी दो कंट्रियां जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर सेना ने अपना कब्जा किया और एक बार नहीं कई बार हुआ है यहाँ पर। अगर हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं तो सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ले ली, फिर जनरल यहिया खान ने, तत्पश्चात जनरल जियाउल हक ने और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटा दिया और सैनिक सत्ता स्थापित कर ली। तो हमने क्या देखा इसमें कि जनरल अयूब खान, जनरल यहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ, ये जो सेना के जनरल हैं, इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया और सत्ता पर अपना कब्जा किया। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश सुना दिया। तो बच्चे, अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी थी। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेटिक सरकार चुनी भी जाती है, फिर भी अपने ही द्वारा चुनी गई सरकारों पर इतना भरोसा नहीं किया जाता जितने सेना पर वो भरोसा करते हैं। तो 2013 में जून 2013 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, पर 2017 में उन पर फाइनेंशियल करप्शन, वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगा और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें 10 साल तक की सजा का आदेश सुना दिया गया। इस समय पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट है, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जून 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो पाकिस्तान में देखो, हम क्या देखते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, सेना कब्जा कर लेती है ना। वहाँ के खुद लोग, वहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सिस्टम इस तरह का है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा तो सेना पर भरोसा करती है। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में पहले राजतंत्र था, लंबे काफ़ी कुछ समय तक संवैधानिक राजतंत्र रहा और अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है। नेपाल काफ़ी समय तक माओवादियों ने जो संघर्ष शुरू किया था उसके चपेट में भी रहा। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों के बीच जद्दोजहद चलती रही। अब वहाँ राजनीति में माओवादी बहुत ही प्रभावशाली हो चुके हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच लंबे समय से त्रिकोणीय संघर्ष चलता आ रहा है। मतलब नेपाल में कुछ जो लोग हैं अभी चाहते हैं कि राजतंत्र रहे, कुछ बिल्कुल ही डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग माओवादियों को समर्थन करते हैं। माओवादी हो जो चाइना की कम्युनिस्ट विचारधारा को आधार मान के चल रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं। संविधान के तहत वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। अभी भी यही प्रधानमंत्री हैं, केपी शर्मा ओली। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं, श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति के बावजूद सिंगली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। श्रीलंका बेटा 1948 में आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी को अपनाया इन्होंने। यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम अच्छी होने के बावजूद इनका संविधान निर्माण में इनसे गड़बड़ी हो गई। इन्होंने संविधान में बहुसंख्यक सिंगलियों का साथ दिया। संविधान निर्माण जब किया गया तो सिंगली भाषा और सिंगली धर्म को प्राथमिकता दी गई, जिससे कि तमिल समुदायों को लगा कि वो उन्हें कुछ नहीं मिला देश में। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी और यहाँ पर जातीय संघर्ष शुरू हो गया। सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से आकर यहाँ पर बस गए थे। ये संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंगली समुदाय द्वारा लगातार इस मांग का विरोध होता रहा। अब श्रीलंका में सिंगली और तमिल का संघर्ष है। सिंगली लोगों ने पहले तो संविधान में अपने लिए अधिकार मांगे कि तमिल लोग पहले अपने अधिकार की मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके धर्म, भाषा, संस्कृति को भी पहचान मिले। जब श्रीलंका सरकार द्वारा उनकी बातें नहीं सुनी गई तो उन्होंने हथियार उठा लिया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको लिट्टे कहते हैं, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम।
और इन्होंने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। इन्होंने एक अलग देश की मांग करी जिसे तमिल कहते हैं, और इस मांग का विरोध सिंगली समुदाय ने किया और श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने किया। काफ़ी समय तक श्रीलंका में ये जातीय संघर्ष चलता रहा और सिविल वॉर चलता रहा। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के बाद श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृहयुद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो 2009 में लिट्टे जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था तमिलों का, उसका जो चीफ लीडर था जिसका नाम था प्रभाकरण, इनकी मौत हो जाती है, इनको मार दिया जाता है श्रीलंकाई सेना द्वारा, और उसके बाद से जो है वहाँ गृहयुद्ध समाप्त हो जाता है। दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान की आपसी संबंध की शुरू से ही तनावपूर्ण रहा। इनके बीच भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1947, 48, 65, 71 और 99 में कई बार सैन्य संघर्ष हो चुका है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती है। इसी कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद है और बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी है। तो बच्चे, अगर हम साउथ एशिया के इन कंट्रियों के बारे में बात करेंगे तो भारत सबसे बड़ा कंट्री है और शक्तिशाली देश भी है, और भारत की सीमाएं इन देशों के साथ लगती भी हैं। तो मतलब हमारे जो बॉर्डर का कनेक्शन होने की वजह से भी विवाद पैदा होते हैं। सहयोग जितना है उतने विवाद भी हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद है और बहुत सारे क्षेत्रों में सहयोग भी है। अब सार्क की बात करते हैं। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया के कंट्रियों के बीच आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसका SAARC इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में आप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन लिखेंगे। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन लिखेंगे। तो ये जो सार्क है, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दक्षिण एशियाई देशों ने आपसी में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेश की स्थापना की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सन 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। तो बच्चे, अफगानिस्तान पहले सार्क जो एसोसिएशन है इसके अंदर नहीं था। 2005 में इसे अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। 2005 में सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन हुआ और ये ढाका में हुआ था, और इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी सार्क कंट्री के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो बच्चे, 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ और इसमें अफगानिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो बच्चे, जब भी सार्क की मीटिंग होती तो कई मुद्दों पे बातचीत होती, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, जलवायु परिवर्तन, आपदा, डिजास्टर पे, आतंकवाद पे, इन कई मुद्दों पे बातचीत होती है। इन कंट्रियों के बीच में काफ़ी व्यापार है और व्यापार पे और विकास को लेकर कई मुद्दों पर समझौते होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता था। तो 2014 में 18वां सार्क का शिखर सम्मेलन हुआ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कि शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकें, शांति और समृद्धि प्राप्त कैसे एकजुट होकर शांति और समृद्धि स्थापित करें। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद की पाकिस्तान में हुआ, परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। तो 2016 में 19वां शिखर सम्मेलन हुआ, इस्लामाबाद में हुआ था, और क्योंकि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उरी हमला की वजह से, और उसके बाद बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, मालदीव ने भी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। आगे साफ्टा है, SAFTA। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अब ये साफ्टा क्या है? साफ्टा एक ट्रेड एग्रीमेंट है। साफ्टा SAFTA, साफ्टा एक ट्रेड एग्रीमेंट है। जब सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन हो रहा था 2004 में, तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था SAFTA, साफ्टा। और ये एग्रीमेंट 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? साफ्टा का उद्देश्य है कि जो साउथ एशियन कंट्री है, इनके बीच में ट्रेड के बीच में ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इन साउथ एशियन जो रीजन में कंट्रीज हैं, जो 9 कंट्रीज हैं, इनके बीच में ट्रेड बैरियर को समाप्त करने के लिए, ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर टैक्स को हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। जो सीमा शुल्क लगता है उसे ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। या फिर गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स जो ट्रेड नहीं होने देते, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होने देते, उन्हें हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। तो साफ्टा की वजह से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर किया गया। व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों से कई प्रकारों को समाप्त किया गया। देखो थोड़ा बहुत जो बॉर्डर पे टैक्स तो लगता ही है, पर वो काफी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित की गई। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रमुख हैं, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों के साथ भारत के संबंध मधुर ही हैं। तो अगर हम देखो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं तो अपने पड़ोसी देश नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेपाल है, सभी के साथ अपने संबंध मधुर ही हैं। ठीक है। सार्क की क्या उपलब्धियां हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। देखो सार्क उतना सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी हम इसे बेकार भी नहीं कहेंगे। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, फिर भी इसकी मीटिंग होती रहती है रेगुलर। और बाकी देश जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव, जो छोटे देश हैं, उनको इससे बेनिफिट होता है। जब मीटिंग होगी तो इन्हीं बहुत सारे मुद्दों पे बात होगा, ट्रेड रिलेशन पे बात होती है। तो हम इसे बिल्कुल बेकार ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं। उतना सक्सेसफुल नहीं तो बेकार भी नहीं है। साफ्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, आर्थिक विकास और ऊर्जा आदि में एक दूसरे को सहयोग करने की बात होती है। एक आपका बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिम्स्टेक जो है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो बंगाल की खाड़ी हमारी है, बे ऑफ बंगाल है, उसके आसपास के देशों का ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। केवल बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी कंट्री हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी और बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसके सदस्य देश बांग्लादेश है, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये कंट्री बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं। हालांकि नेपाल जो है बे ऑफ बंगाल से थोड़ा दूर पड़ता है, बे ऑफ बंगाल से कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता। इसके बावजूद नेपाल को भी बिम्स्टेक के अंदर रखा गया है। और जो बे ऑफ बंगाल के आसपास की जो कंट्री है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है। वर्तमान में भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके अलावा इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू की राजधानी नेपाल में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों पर बातचीत हुई। तो बिम्स्टेक में देखो पाकिस्तान नहीं है, तो इंडिया का जो एक राइवल है या एक जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो इसमें है नहीं है, तो इसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्री हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं इसमें? बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल कंट्री है। और एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल हेल्प करने के लिए, जलवायु परिवर्तन, जो फिशिंग है, आपका क्लाइमेट चेंज है, कल्चर है, लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और उम्मीद है कि ये संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहेगा।